अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल इकोनॉमिक्स के कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के एक और लेसन के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। और इस कंप्लीट सीरीज़ के लिए हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो ब्रायन टेटली की है। जनरली टॉपिक्स तो सारे वही हैं जो ओ लेवल्स के हैं, लेकिन एक पैटर्न आप फॉलो करते हैं किसी बुक का, तो हम ब्रायन टेटली को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर किसी को बुक भी रेफ़र करनी है तो ब्रायन टेटली को यूज़ कर सकता है। अदरवाइज़ टॉपिक्स तो मैं वैसे ही सारे कवर करवा ही दूंगा आप लोगों को। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं ब्रायन टेटली का चैप्टर नंबर 4 है, और चैप्टर नंबर 4 का यूनिट 4.1 4.2 है, जिसको कि हम देखेंगे, विच इज़ मैक्रो इकोनॉमी का थोड़ा सा ओवरव्यू है कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट किस किस तरह से होती है। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक एम्स ऑफ द गवर्नमेंट कि हुकूमतें क्या होती हैं और उनके क्या एम्स होने चाहिए हैं इकानमी के हवाले से। बाकी तो अपने पर्सनल एम्स और भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल एम्स हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इकानमी के हवाले से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, यानी दो दो एरियाज़ में बात करनी है हमें। एक है रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है इकोनॉमी में, और दूसरी बात है कि एम्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। ठीक है, और कौन सी एम्स की बात हो रही है? इकोनॉमिक एम्स। और जब गवर्नमेंट के हवाले से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी दो तरह से देखी जा सकती है। इकोनॉमिक्स को दो तरह से, दो नज़र से देखा जा सकता है। एक इकोनॉमी होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी, जिसमें हम इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं कि कोई इंडिविजुअल ऐसा फैसला क्यों करता है। और एक इकोनॉमी होती है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी में हम एग्रीगेट की बात करते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप की बात करते हैं, एज अ होल पूरा कंट्री, एज अ होल पूरी नेशन, एज अ होल पूरा प्रोविंस। जब बहुत सारे लोगों को मिला के एज अ होल बात की जाती है तो मैक्रो इकोनॉमी की जाती है। तो जाहिर है जब हुकूमत बात करती है कि महंगाई कम करनी है तो किसी एक शख्स के लिए तो नहीं कम करनी, महंगाई तो सबके लिए कम करनी है। तो जब हम इंडिविजुअल्स की बिहेवियर्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं। और जब हम एज अ होल गवर्नमेंट एज अ होल पूरे मुल्क के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को देख रही होती है तो हम मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं उसे। ठीक है, तो जो एम्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, इकोनॉमिक एम्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक गेम एम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हैं आज के बस, कि हुकूमत का रोल है क्या, हुकूमत के क्या इंटरेस्ट हैं, हुकूमत क्यों इन्वॉल्व होती है इकोनॉमी में, मईशत में हुकूमत क्यों आ रही है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ये है कि हुकूमत के जो एम्स हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक एम्स हैं, एम्बिशंस हैं, वो क्या हैं। ठीक है, तो यूं हम इन दो टॉपिक्स को आज कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का रोल है क्या, गवर्नमेंट करती क्या है माशरे में। तो अगर हम ये समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट का अगर ये रोल है तो फिर गवर्नमेंट के ये एम्स होंगे। ठीक है, तो पहला गवर्नमेंट का एक एम ये हो सकता है कि गवर्नमेंट इज़ एन एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट लोगों को जॉब्स देती है, बिल्कुल देती है। कहाँ कहाँ जॉब्स देती है? गवर्नमेंट जॉब देती है सबसे पहले तो ख़ुद मुल्क चलाने के लिए, कानून साजी करने के लिए। ठीक है, जो लेजिस्लेशन हो रही होती है कंट्री के अंदर, जो असम्बलीज़ बनती हैं, असम्बलीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ इदारे बनते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ आपकी वज़ारतें बनती हैं, उन वज़ारतों के वज़ीर होते हैं, वज़ीरों के मुशीर होते हैं। तो गवर्नमेंट रन करने के इट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड होती है। गवर्नमेंट रन करने के लिए लोगों को जॉब पे रखना होता है। ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं ये भी जॉब पे हैं, चाहे वो वोट से ही इलेक्ट होके आए हैं, लेकिन एक्चुअली वो जॉब पे हैं और उसकी सैलरी लेते हैं वो। तो गवर्नमेंट रन करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई करती है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो कुछ सर्विसेज देती है वो उसको डिलीवर करने के लिए वो एम्प्लॉयमेंट लेती है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने जो है वो आपसे कहा कि हम म्यूनसिपलिटी हम संभालेंगे, गटर हम साफ़ करवाएंगे, रोड्स हम बनवाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ने कहा लेट सपोज है कि हॉस्पिटल्स हम बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स हम चला रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जो भी गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं सर्विसेज की, वो सर्विसेज जो हैं वो किसी भी तरह की हो सकती हैं।
म्यूनसिपलिटी सर्विसेज हो सकती हैं, वो सर्विसेज जो हैं वो ऐसी हो सकती हैं जो कि यूटिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड बाज़ मुल्कों की गवर्नमेंट करती हैं। तो जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो ज़ाहिर है उसके लिए लोग रखे जाएंगे, तो वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट होगी। गवर्नमेंट को अपने खुद लेजिस्लेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, गवर्नमेंट को लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उन एरियाज़ में जो उसने कमिटमेंट किए हैं उनमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, लोग रखने पड़ेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो कुछ कंपनीज भी रन करती है, बाकायदा बाकायदा एंटरप्राइज रन करती है जो कि गुड्स बना के बेचते हैं, जैसे कि हमारे मुल्क में स्टील मिल है, ठीक है, जो सर्विसेज बेचते हैं बाकायदा पब्लिक को, जैसे कि हमारे यहाँ पीआईए है। तो ये कंपनीज हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये एंटरप्राइज हैं, ये भी जब कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो कि जनरली पब्लिक गुड नहीं भी है, तब भी ये प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के अंडर में, तो ज़ाहिर है इसके लिए इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, इनको लोगों को रखना होगा, इनको सीईओ रखना होगा, इनको जमादार रखना होगा, इनको चौकीदार रखना होगा, इनको मैनेजर्स रखने होंगे, इनको सब कुछ एज अ होल एज अ कंपनी जो कुछ रखना होगा, जो भी लोग चाहिए होता है सारे एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पीपल, वाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट? बिकॉज हमें ये अंदाजा हो जाए ओके गवर्नमेंट एक एम्प्लॉयर है, तो फिर वो ये चाहेगी कि हर वो चीज़ जो एम्प्लॉयर चाहता है वो गवर्नमेंट भी चाहेगी। एक रोल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर का भी है, तो अगर एम्प्लॉयर कुछ चाहता है तो गवर्नमेंट भी वो चाहेगी। तो वो क्या क्या चाहना हो सकता है इस पर हम आगे बात करते हैं कि एम्स फिर क्या होंगे, एक एम्प्लॉयर के क्या एम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से गवर्नमेंट इसी से निकलता है, अभी जो बातें हमने की, गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर भी है। थोड़े मिलते जुलते से अल्फाज हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सी डिस्टिंक्शन भी है। प्रोड्यूसर किस चीज़ की है? प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, क्या गवर्नमेंट गुड्स प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूसर ऑफ सर्विसेज, कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस करती है? जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज होती हैं, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट वो प्रोड्यूस करती है। गवर्नमेंट सर्विसेज देती है, बहुत सी सर्विसेज देती है गवर्नमेंट, जो है वो आपको एज अ होल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देती हैं, गवर्नमेंट आपको एज अ होल म्यूनसिपलिटी सर्विसेज देती हैं, यूटिलिटी सर्विसेज देती है, तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट बना रही है। तो लोगों को हायर करती है, यस। चीज़ें प्रोड्यूस करती है, यस। गवर्नमेंट चीज़ें प्रोड्यूस करती है, गुड्स भी प्रोड्यूस करती है और सर्विस भी करती है, डिपेंड अपॉन कौन से मुल्क की बात हो रही है। बाज़ मुल्कों में बैंक्स गवर्नमेंट के ओन्ड हैं, बाज़ मुल्कों में एयरलाइंस गवर्नमेंट की ओन्ड हैं, बाज़ मुल्कों के अंदर रिफाइनरीज गवर्नमेंट की ओन्ड हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज गवर्नमेंट की ओन्ड हैं। तो गवर्नमेंट गुड भी प्रोड्यूस कर रही है और सर्विसेज भी प्रोड्यूस कर रही है, ये गवर्नमेंट का एक रोल है। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ डायरेक्टली प्रोड्यूस भी करती है और एक और काम करती है, गवर्नमेंट का एक और रोल भी है कि वो प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ये क्या फ़र्क हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना, एम्प्लॉयर होना, समझ में आ गया। प्रोवाइडर होने का क्या मतलब हुआ? प्रोवाइडर होने का मतलब है लुकिंग आफ्टर पीपल, यानी इस बात का ख्याल रखना कि जो भी चीज़ें दी जा रही हैं, कुछ सर्टेन चीज़ों में इस बात के ख्याल रखने की कोशिश करना कि सिर्फ एक तबके को ही ना मिल रही हो बल्कि और लोगों को मिल रही हो, तो वो उसके लिए खुद आगे बढ़ के सपोर्ट करती है। तो इट्स मोर ऑफ अ सोशल एंगल। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्यों? क्योंकि उससे कमाना चाहती है? नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स के हर एक को हेल्थ सर्विसेज मिल जाए। तो जो ज़्यादा अमीर लोग हैं वो तो प्राइवेटली उसको अवेल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे बात करें प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विस में, बाद ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट बना रही है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही बना सकती है। जैसे रोड है, चलो जी, रोड तो सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाएगी, पब्लिक गुड है। लेकिन अगर हम बात करें किसी अच्छे हॉस्पिटल की, तो गवर्नमेंट को पता है कि अच्छे हॉस्पिटल और लोगों ने बनाए हुए भी हैं, लेकिन हमें भी हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा ताकि उन लोगों को हम हेल्थ सर्विसेज दे सकें, उन लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट एक सेवियर के तौर पे प्रोवाइडर बनती है उन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। उसमें सर्विसेज हर तरह की आती हैं, उसमें गुड्स भी आ सकते हैं, जैसे राशन पैक्स तकसीम करना, सस्ता आटा दिलवाना, जैसे कि सस्ती हेल्थ सर्विसेज दिलवाना, इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्या गवर्नमेंट के रोल हो गए? 3 रोल हमने देख लिए, और देखते हैं गवर्नमेंट के और क्या इकोनॉमी में रोल होते हैं। गवर्नमेंट एज ए कंज्यूमर, क्या गवर्नमेंट कंज्यूम करती है चीज़ों को? यस, गवर्नमेंट जब चल रही है, वहाँ लोग रह रहे हैं, इंसान काम कर रहे हैं, तो इंसान जो भी काम करेंगे वो सब के सब कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। अब मैं कहाँ से लिस्ट बनाना शुरू करूँ? सबसे पहले क्या गवर्नमेंट लैंड कंज्यूम करती है? भाई असेंबली जहाँ बनेगी वो लैंड कंज्यूम करेगी।
वो रिसोर्सेज कंज्यूम करेगी, वो बिजली कंज्यूम करेगी, वो यूटिलिटीज़ कंज्यूम करेगी। सिर्फ अभी मैं असेंबली की ही बात कर रहा हूँ, अभी तो हमने ये बात ही नहीं की कि उसकी और गवर्नमेंट रनिंग की बात कर रहा हूँ खाली मैं, बाकी सर्विसेज जो वो दे रही है, बाकी कंपनीज जो वो चला रही है, अभी तो उनकी बात भी नहीं कर रहे। सिर्फ गवर्नमेंट चलाने के लिए ही आपको बहुत कुछ कंज्यूम करना पड़ता है। आपको ऑयल पेट्रोल कंज्यूम करना पड़ता है, आपको आपको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ती है, आपको वाटर कंज्यूम करना पड़ता है, आप रोड नेटवर्क कंज्यूम करते हैं, आप गाड़ियाँ कंज्यूम करते हैं, अपने सेनेटर्स को गाड़ियाँ देते हैं। ये जो लॉ मेकर्स नेशनल असेंबली में बैठते हैं, अपने घर से निकल के नेशनल असेंबली तक जाने के लिए बहुत कुछ कंज्यूम करते हैं, और वो सब कुछ गवर्नमेंट बाय करती है। फिर इसी तरह से अगर गवर्नमेंट जो है वो आपको बिजली दे रही है, तो बिजली देने के लिए उसने एम्प्लॉयज़ रखे होंगे, फिर वो एम्प्लॉयज़ कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट जहाँ जहाँ जो जो कुछ प्रोड्यूस कर रही है, उस प्रोड्यूस करने के साथ साथ जो लोग उसके साथ एसोसिएटेड हैं, वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहेंगे। तो गवर्नमेंट ये तमाम चीज़ें कंज्यूम करती है, यूटिलिटीज़ करती है, लैंड करती है, सर्विसेज कंज्यूम करती है लोगों की। जैसे कि अगर नेशनल असेंबली से शुरू करें, तो नेशनल असेंबली को वेटर की सर्विस चाहिए, नेशनल असेंबली को गार्ड की सर्विस चाहिए, नेशनल असेंबली को जो हेयर ड्रेसर की सर्विस चाहिए। तो नेशनल असेंबली से ही बाहर निकलते हैं, तो और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के लोग मौजूद हैं, तो लोगों को जो जो कुछ कंज्यूम करना होता है, वो कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में भी कंज्यूम हो रहा होता है। यानी चाय की पत्ती भी कंज्यूम हो रही होती है, दूध भी कंज्यूम हो रहा होता है। ज़ाहिर है असेंबली है, उसमें बैठे हैं, चाय तो पियेंगे। अब मैं बार बार असेंबली का इसलिए तस्करा कर रहा हूँ कि उसको इमेजिन करना मुश्किल होता है, बाकी जगहों पे तो इमेजिन हो ही जाता है कि हाँ ठीक है यार, अगर ये पीआईए है तो पीआईए में फ्यूल कंज्यूम होगी, पीआईए के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें कंज्यूम होंगी जो किसी एयरलाइन में कंज्यूम होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट रन करने में भी चीज़ें कंज्यूम हो रही होती हैं, मैं समझाना चाहता हूँ, इंटरनेट कंज्यूम होगा। So government is a consumer as well. So government has another role, which is a role of regulator, lawmaker. ये गवर्नमेंट का रोल है। ये याद होने चाहिए भाई सारे रोल्स, ये जरूरत पड़ेगी आगे जाके। गवर्नमेंट का रोल एज अ रेगुलेटर क्या होता है? गवर्नमेंट चूंकि इलेक्ट होती है, लोगों से वोट लेके आती है, तो उसको ये फर्ज होता है उसके ऊपर के फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी वो लॉ मेकिंग करे, ऐसे कानून बनाए कि जो कानून कंज्यूमर को भी अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमी की बात हो रही है ना, तो इकोनॉमी में हम कहते हैं दो दो एरियाज हैं, कंज्यूमर सेक्टर है, एक प्रोड्यूसर सेक्शन है। तो कंज्यूमर सेक्शन को भी अफेक्ट करता है गवर्नमेंट का लॉ, और प्रोड्यूसर को भी अफेक्ट करता है। ऐसे कानून बनाते हैं जिससे कंज्यूमर को नुकसान ना पहुंचाएं कि प्रोड्यूसर, कहीं प्राइस कंट्रोल करते हैं, कहीं वो कहते हैं सब स्टैंडर्ड गुड नहीं बनेंगे, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, ऐसे लॉज बनाते हैं। इस तरह से प्रोड्यूसर प्रोटेक्शन के लॉज भी बनाते हैं, मुख्तलिफ तरह के इस तरह के कवानीन बनाते हैं कि जितने भी इकानमी के अंदर लोग मौजूद हैं, चाहे कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है या खुद इवन गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी क्यों ना है, सबकी वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके। तो कानून साजी करना गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है। ऐसे काम करें कि डिज़ायरेबली हम ज़्यादा बेहतर तेज़ी से इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर सकें, और ऐसी चीज़ें जो कि हमारे इकोनॉमी लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनसे उनको अवॉइड किया जा सके। ठीक है। गवर्नमेंट का एक और रोल देखते हैं, गवर्नमेंट का एज अ टैक्स कलेक्टर एंड टैक्स सेटर। टैक्स सेट भी गवर्नमेंट करती है एंड कलेक्ट भी करती है। क्यों करती है? क्यों करती है? बिकॉज इट वांट्स टू बी अ प्रोवाइडर ऑफ गुड, कि जिन लोगों के पास नहीं है मैं उनको कहाँ से खिलाऊंगी, कहाँ से दूंगी, वो फ्री का हॉस्पिटल कहाँ से बनाऊंगी, वो लोगों को सब्सिडाइज खाना कहाँ से दूंगी, मैं लोगों को सस्ती चीनी कहाँ से ला के दूंगी, मैं ये कानून साजी करने के लिए जब बैठूंगी तो असेंबली कैसे चलाऊंगी, उसका बिल कहाँ से दूंगी, मैं जो अपने सेनेटर्स और अपने नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं उनको तनख्वाहें कहाँ से दूंगी, मैं जो हूँ वो रोड कैसे बनाऊंगी। सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है और टैक्स सेट करती है। एक और काम भी गवर्नमेंट करती है, टैक्स की बहुत सारी शक्लें होती हैं जो आगे हम देखेंगे कि बाज़ टैक्स इसलिए कलेक्ट किए जाते हैं कि गवर्नमेंट को कमाना होता है ताकि उस कमाई को इस्तेमाल किया जा सके इकोनॉमी के ऊपर। बाज़ टैक्स इसलिए कलेक्ट होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन को या कंजम्पशन को रोकना होता है। जैसे सिगरेट पे टैक्स है, तो गवर्नमेंट चाहती है इतना ज़्यादा टैक्स कर दे कि लोग वो कंज्यूम करना ही छोड़ दें। तो ये टैक्स सेटर, टैक्स कलेक्टर का रोल है गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा लोग गवर्नमेंट की जो कुछ किस्में हैं, जो जिस तरह से गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरह से इकोनॉमी में इंटरेक्ट करती है, तो उसमें एक गवर्नमेंट की फॉर्म है लोकल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद आती है रीजनल गवर्नमेंट, और उसके बाद आती है नेशनल गवर्नमेंट। बाज़ मुल्कों में इससे ऊपर भी एक है कि जो कि उनकी इंटरनेशनल यूनियंस बनी हुई हैं।
वो उसके ऊपर से आती हैं। जैसे कि यूरोप में यूरोपियन यूनियन है, जो जो मुल्क उस यूरोपियन यूनियन को कंप्लाई करता है, तो उनकी नेशनल गवर्नमेंट के भी ऊपर से कुछ कानून जो है वो यूरोपियन यूनियन उनको प्रोवाइड करती है कि आप इससे अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो आपको करना पड़ेगा। पार्ट अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास ये तीन तो मौजूद हैं किसी न किसी शक्ल में। किस शक्ल में? लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट वो इदारे होते हैं जो लोगों के मसलों को डायरेक्ट हल करने के लिए बनते हैं। नेशनल गवर्नमेंट वो होती है जो कानून बनाने के लिए बनाई जाती है। असल में ये गेम है, ये कानून बनाते हैं बैठ के लोग, आवाम की तरफ से वोट लेके वहाँ पहुँचते हैं कि आवाम जिनको समझते हैं कि ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर कानून बनाएंगे, इस बंदे ने जो बात की मुझे पसंद आई, आवाम उसको वोट देते हैं ताकि वो उस कानून को बनाने में हेल्प कर सके जो आवाम के फ़ायदे में है। ये नेशनल गवर्नमेंट होती है। इसी तरह से रीजनल गवर्नमेंट, जैसे सिंध की एक अलग गवर्नमेंट है, पंजाब की एक अलग गवर्नमेंट है, केपीके की अलग गवर्नमेंट है। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट क्या होती है? वो स्पेसिफिक रीजन के अंदर कंट्रोल करती हैं। तो डिफरेंस होता है, नेशनल गवर्नमेंट के पास ज़्यादातर जो कंट्रोल्स होते हैं वो होते हैं करेंसी के कंट्रोल्स। ठीक है, उनके पास फॉरेन फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन रिलेशंस इनके पास होते हैं। इसका इसकी पॉलिसी सेट करते हैं, उससे रिलेटेड कवानीन बनाते हैं। इनके पास जो होते हैं वो इंटर रीजनल हारमोनी, कि हर रीजन अपना अपना तो रूल कर रहे हैं लेकिन आपस में ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ये भी इनके पास होती है। इसी के साथ साथ इनके पास जो है वो मिलिट्री होती है, मिलिट्री इनके अंडर में होती है। तो बहुत सारी चीज़ें नेशनल गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हर इलाके की अपनी अपनी होती हैं। अच्छा, ये भी मुल्कों मुल्कों में फ़र्क होता है। बाज़ मुल्कों में सब कुछ रीजनली कंट्रोल होता है, नेशनली कुछ ही चीज़ें होती हैं, एक दो चीज़ें। बाज़ मुल्कों में ज़्यादातर नेशनली कंट्रोल होता नहीं, एक जगह सब कंट्रोल होता है और रीजनल के पास कुछ खास पावर्स नहीं होती हैं। हमारे मुल्क ने दोनों तरह के दौर देखे हैं कि जब उमूमन मार्शल लॉ लगता है या मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्टाइल ज़्यादा नेशनल हो जाता है। प्रोविंशियली इतनी पावर नहीं रहती कि आप कोई फैसले कर सकें, हर फैसला नेशनल गवर्नमेंट कर रही होती है। जब मार्शल लॉ चला जाता है तो कोशिश की जाती है कि हर प्रोविंस अपने अपने फैसले खुद करे, ज़्यादातर इख्तियारात रिसोर्स इनको वापस किए जाएँ, ये खुद से डिसाइड करें। ठीक है, तो ये पुश एंड पुल चलता रहता है हमारे जैसे मुल्कों में। बाहर के मुल्कों में चूँकि बहुत अरसा हो गया उनके मुल्क में डेमोक्रेसी को आए हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके ये डिसीजंस हो चुके हैं फाइनल। ठीक है, तो रीजनल गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, कानून बनाती है, फंड्स कलेक्ट करती है, टैक्स लगाती है, ये भी टैक्स लगाती है, ये भी टैक्स लगाती है, टैक्स जमा करके अपने सूबे पे खर्च करती है। लेकिन ये बड़े-बड़े खर्चे करती है। मिसाल के तौर पे मैंने इनके तो आपको बताया कि करेंसी, आपका फॉरेन रिलेशंस और आपकी प्रोविंशियल कंट्रोल और आपकी मिलिट्री, इनके जो हैं सड़कें, अपने सूबे की सड़कें, अपने सूबे का पानी, अपने सूबे की ये रेलवेज़ जो हैं वो नेशनल में जाएगी क्योंकि वो सारे सूबों को मिलाती है। ठीक है, पीआईए जो है वो नेशनल में जाएगी, वो सारे सूबों में ऑपरेट करती है, लेकिन जो लिमिटेड सूबे में ऑपरेट करती हैं चीज़ें वो इधर आएंगी। जैसे मैंने कहा तालीम हर सूबे की वो सूबा खुद कंट्रोल करता है, हेल्थ हर सूबा अपने सूबे की खुद कंट्रोल करता है। जैसे कि आपके रोड नेटवर्क हर सूबा अपने सूबे की खुद कंट्रोल करता है। जैसे कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लोकल है इस सूबे की, वो हर सूबा अपना खुद खुद कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे मुल्क में एक और बॉडी है, एक और गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। ये इससे भी और छोटे लेवल पे जाती है। वो क्या है? मेरी गली में गटर बह रहा है, मेरी गली की बिजली की लाइन ख़राब हो गई, मेरी गली के अंदर मेरे मोहल्ले में ये प्रॉब्लम है, मेरे मोहल्ले की गली की सड़क सही से नहीं बनी हुई मेरी। तो ये जो छोटे छोटे लोकल मसले हैं, ये देखा गया कि इसके लिए एक और गवर्नमेंट होनी चाहिए है जो कि लोगों के करीब रहती हो। ये नेशनल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में बैठी है, अब कराची से इलेक्ट होकर बंदा गया वो मिलता ही कभी नहीं है। ये गवर्नमेंट भी किसी एक बड़े शहर में बैठी है, बाकी सारे जो छोटे शहर हैं सूबों के, उन लोगों की इनसे मुलाकात ही नहीं होती क्योंकि इसका काम कानून बनाना है, कानून बना के इम्प्लीमेंट करना है। इसका काम लोगों के पास रहना है। ये लोकल गवर्नमेंट के लोग लोगों के पास रहते हैं, लोगों में से ही कुछ लोग होते हैं वो वहीं रहते हैं और लोगों के मसले सुनते हैं, उससे रिलेटेड उनको बजट मिलता है। उस बजट के मुताबिक ये अपने अपने इलाकों में काम करवाते रहते हैं ताकि लोगों को लोकली काम में कुछ आसानी हो सके। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ ये कि ये 3 तरह के लेवल्स पे गवर्नमेंट ऑपरेट करती हैं और इसमें तीनों ही अलग-अलग तरह से टैक्स लगा सकती हैं, तीनों टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं।
नॉर्मली ये होता है कि टैक्स ज़्यादातर ये दोनों लगाते हैं, नेशनल और रीजनल, और इसको ये लोग खुद से पैसे दे देते हैं कि लो भाई तुम हमारे ये वाले काम करवा रहे हो, इसके पैसे तुम ये हमसे बजट ले लो। ठीक है, यहाँ तक तो पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ हमारा कि गवर्नमेंट के कौन कौन से रोल्स होते हैं, कौन कौन से शक्ल होती है कि जिसमें गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में इंटरवीन कर रही होती है। अब हम चलते हैं वापस अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा कि गवर्नमेंट के एम्स क्या होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक एम्स क्या होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमी को और इलेबोरेट करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी को कैसे देखा जाता है, मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है। तो कहा यह जाता है, आपकी आसानी के लिए बहुत आसान करके हम करेंगे इंशाल्लाह इसको, कि अरे भाई हमारी जो पूरी इकोनॉमी को एक साथ एक नज़र से देखें, जैसे आप ही देखते हैं पाकिस्तान के मैप को दूर से देखते हैं तो उसमें 4 सूबे ही नज़र आते हैं, वरना करीब जाके देखें तो हर सूबे में कितने सारे शहर और हर शहर में कितने सारे टाउन्स और उनके इलाके। तो दूर से देखने पे बज़ाहिर मुल्क के 4 सूबे नज़र आते हैं। आप इसी तरह से हम जब इकोनॉमी को थोड़ा दूर से देखते हैं तो हमें इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स नज़र आते हैं। इकोनॉमी में हमें दिखता है कि या तो कंज्यूमर होते हैं, जैसे मैं और आप, हम चीज़ें ख़रीदते हैं, हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम चीज़ों के लिए पे करते हैं। और इकोनॉमी में प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो देते हैं कंज्यूमर्स को क्या चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ, ये चार्ट आपको याद करना चाहिए, इतना अच्छे से समझ में आ गया हो कि आप इसको खुद से बना सकें। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले कंज्यूमर्स इनको क्या वापस करते हैं, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसकी कीमत वापस करते हैं ये लोग इनको। ये इकोनॉमी का एक चक्कर चलता रहता है। लेकिन अब सवाल किया आता है कि कंज्यूमर के पास वो पैसे कहाँ से आते हैं कि वो प्रोड्यूसर को ही पैसे पे कर रहा हो। तो जनाब मज़ेदार बात यह है कि कंज्यूमर्स भी प्रोड्यूसर्स को कुछ देते हैं। वो क्या देते हैं, वो देते हैं लेबर। ठीक है, और उस लेबर के बदले में और लैंड भी देते हैं समहाउ, कि जी आप अपने किसी ने अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए कोई जगह दी हुई है। और जनाब प्रोड्यूसर्स को कैपिटल भी कंज्यूमर्स देते हैं। वो कैसे देते हैं, वो ये बताता हूँ आपको, कि अगर फैक्ट्री में वर्कर चाहिए तो वो किसी अवाम में से उठाएगा, अगर उसको पैसे चाहिए तो बैंक से उठाएगा। बैंक में पैसे कहाँ से आते हैं, बैंक में कंज्यूमर्स के ही, हम ही लोगों के पैसे बैंक में रखे होते हैं जो बैंक आगे लोन देता है प्रोड्यूसर को। तो वो लेबर, कैपिटल, ठीक है, इवन लैंड, वो या तो गवर्नमेंट से लेगा या किसी से रेंट आउट करेगा। रेंट आउट करेगा तो वो किसी कंज्यूमर की लैंड होगी जो कि उसने अपनी बचाई हुई होगी और वो खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, तो उसने रेंट आउट कर दिया होगा। ठीक है, तुम यहाँ पे दुकान खोल लो, ठीक है, तुम यहाँ पे फैक्ट्री खोल लो। ठीक है, तो और वो जो कंपनी चलाने वाले लोग होते हैं वो भी तो इन्हीं में से आते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो हैं वो भी तो कंज्यूमर्स में से कहीं से निकल के आते हैं लोग। तो कंज्यूमर्स ये सब कुछ इनको देते हैं, इसके बदले प्रोड्यूसर इनको वापस करते हैं क्या, लेबर के बदले वेजेस देते हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, लैंड के बदले रेंट देते हैं और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हैं। तो ये अमाउंट्स ये वापस जाती हैं कंज्यूमर के पास। फिर कंज्यूमर इसके बदले प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है और गुड्स एंड सर्विस के बदले प्राइसेस पे करता है। और ये गोल 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 इकोनॉमी चलती रहती है। ये है मैक्रो इकोनॉमी, जिसको कहते हैं टू सेक्टर मैक्रो इकोनॉमी, जिसमें एक कंज्यूमर है एक प्रोड्यूसर है। लेकिन क्या रियलिटी में सिर्फ यही दो सेक्टर होते हैं? नहीं, बल्कि हमारे इस मॉडल के अंदर से कुछ लीकेजेस भी हैं। वो लीकेजेस क्या हैं? वो लीकेज नंबर 1 है गवर्नमेंट। ओ भाई आ गई गवर्नमेंट, जिसका कि डिस्कस हो रहा था। गवर्नमेंट क्या कहती है, कंज्यूमर्स से भी कहती है कि तुम लोग हर एक का फ़ायदा नहीं कर रहे, कुछ लोगों का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोगों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। प्रोड्यूसर से भी कहती है चलो शाबाश, तुम सब लोग मुझे टैक्स दिया करो ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो बेचारे अंडर प्रिविलेज्ड हैं।
वो अंडर प्रिविलेज्ड कहाँ होते हैं? वो बाज़ कंज्यूमर्स ही होते हैं, और वो बाज़ प्रोड्यूसर्स भी होते हैं जो बेचारे अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। तो गवर्नमेंट अपना खर्चा, इसको हम जी कहते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना खर्चा करती है इन लोगों को जो अंडर प्रिविलेज हों या जिनको माशरे में ज़रूरत हो या जो माशरे की बहुत हेल्प कर रहे हो, उनको मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर वापस खर्चा करती है। तो कुछ पैसा इस सिस्टम में से, कंज्यूमर प्रोड्यूसर के सिस्टम में से लीक होता है, टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट के पास जाता है, और वो लीकेज गवर्नमेंट वापस से इंजेक्ट कर देती है अपने एक्सपेंस के ज़रिए से। लेकिन क्या है कि कंज्यूमर्स जो बहुत कुछ ऐसे थे जो बहुत हाई वेज कमा रहे थे, बहुत हाई रेंट ले रहे थे, तो गवर्नमेंट उनसे ज़्यादा टैक्स लगाकर उनको वापस कर देती है जो थोड़ा कम ले रहे होते हैं या जिनके पास नहीं आ रहा होता। इस तरह से इकोनॉमी बैलेंस की सिचुएशन में आगे चलती है। सिर्फ इकोनॉमिक तरक्की नहीं होती, बल्कि लोगों की वेलफेयर भी होती जाती है। तो एक लीकेज है टैक्स, और उसकी जगह एक इंजेक्शन वापस है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिर ये कहलाएगा थ्री सेक्टर इकोनॉमी, और अभी भी ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड यूं कि एक अकेली इकोनॉमी है, आपस में ही डील कर रही है, किसी बाहर वाले से डील नहीं कर रही। लेकिन एक और लीकेज की सोर्स है जिसको कि हम बना के कहेंगे कि ये फोर सेक्टर इकोनॉमी है और ओपन इकोनॉमी है, वो है इंटरनेशनल सेक्टर। ठीक है, इंटरनेशनल सेक्टर भी कुछ लीकेजेस करवाता है। वो क्या करता है कि कुछ कंज्यूमर्स अपना लेबर प्रोड्यूसर्स को देने के बजाय बाहर भेज देते हैं, यानी कि उनके बच्चे बाहर काम करने चले जाते हैं। कुछ प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे बना रहे होते हैं कि बाहर वाले कहते हैं यार आप बड़ा अच्छा बनाते हैं, हमें बेच दो, वो बजाय कंज्यूमर्स को बेचने के वो बाहर बेच देते हैं। तो वही गुड्स एंड सर्विसेज जब बाहर बेची जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो लेबर एक्सपोर्ट कर रहे हो, पैसा बाहर भेजो, दुबई में बड़े अच्छे यार बाहर पैसे भेजो, बाहर जो है ना एक बड़ी जबरदस्त प्लाजा बन रहा है, उसमें पैसे लगाओ, बहुत रेंट कमाओगे। तो चाहे पैसा बाहर भेज रहे हो, लेबर बाहर भेज रहे हो, एंटरप्रेन्योर बाहर भेज रहे हो, बिजनेसमैन बाहर जा रहा है, तो किसी भी सूरत में कंज्यूमर्स भी अपने सर्विसेज वगैरह बाहर भेज भेज रहे हैं। तो लैंड, या इसको आप चलें लेबर ही रखें फिलहाल आसानी के लिए, लेबर कैपिटल, ठीक है, एंटरप्रेन्योर इवन, ये कंज्यूमर भी बाहर भेज रहा है, उसके बदले क्या कर ले कहते हैं इसको, हम ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ, एक्सपोर्ट ऑफ लेबर, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल, एक्सपोर्ट ऑफ। इसके बदले ये क्या वसूल करता है? इसके बदले ये पैसे वसूल करता है। जब ये लेबर यहाँ पे जाएगा काम करने तो दिरहम में, दिनार में, डॉलर में कमा के लाएगा, है ना। इसी तरह से ये एक्सपोर्ट करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, डॉलर में पैसे लेगा, तो इसके बदले ये प्राइस इन डॉलर्स का लेगा। इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बढ़ते हैं इसके चक्कर में, जब ये हमें मिलता है तो। ठीक है, और ये हमें वापस मिलते हैं यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज। पाकिस्तान में बहुत बड़ी सोर्स है, पाकिस्तान का लेबर जो काम करता है बाहर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, तो ये एक लीकेज हुई, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बाहर चले गए सिस्टम में से, लेकिन उसके बदले पैसे आ गए। उन पैसों से क्या कर सकते हैं मैं भी बताता हूँ। कुछ लेबर बाहर काम करने चला गया, उसके बदले पैसे आ गए। कौन से पैसे आ गए? फॉरेन एक्सचेंज आ गया, दूसरे मुल्क की करेंसी आ गई। जब आपके पास दूसरे मुल्क की करेंसी आती है तो आप एक और काम करते हैं, इंटरनेशनल सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज, और इंटरनेशनल सेक्टर से लेबर, और इंटरनेशनल सेक्टर से कैपिटल और एंटरप्रेन्योर भी अपने मुल्क में इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। import of goods services and other things, ये दोनों चीज़ें, import of goods and services and capital and labor, बाहर से भी लोग मंगा के आपके यहाँ काम करवाते हैं। तो कुछ पैसा वो कि आपने एक्सपोर्ट से कमाया होता है, उसी पैसे की मदद से फिर आप बाहर से सामान या चीज़ें या कंप्यूटर या लैपटॉप्स या मशीनरी या लोग मंगाना शुरू कर देते हैं, जो कि आपकी इकोनॉमी को ग्रो करवाते हैं।
अब ये 4 सेक्टर इकोनॉमी हो गई। 4 सेक्टर इकोनॉमी में कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं जो एक दूसरे से चीज़ें ख़रीदते हैं, रिसोर्सेज एक्सचेंज करते हैं, और गवर्नमेंट भी आती है, वो इनको सेटल करने आती है कि यार ये कुछ ज़्यादतियाँ ना हो रही हों। और इंटरनेशनल सेक्टर आता है कि जो चीज़ें ये इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी बना रही है हम इससे वो चीज़ें ले लें, और जो चीज़ें इकोनॉमी कम अच्छी बनाती है वो हमसे ले ले, तो यूँ एक्सचेंज करके दोनों ही बेटर ऑफ हो जाएंगे। तो यूं पूरा एक कंप्लीट ओपन इकोनॉमिक मॉडल बनता है। ये फोर्थ सेक्टर मॉडल इंटरनेशनल होने की वजह से ओपन कहलाएगा। जब तक हम थ्री सेक्टर की बात करेंगे तब तक वो क्लोज्ड कहलाएगा। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट को ये देखना है कि मेरी ये पूरी ओपन इकोनॉमी ठीक से चले, कंज्यूमर्स का भी मसला हल रहे, कोई नुकसान में ना हो, कोई प्रोड्यूसर कंज्यूमर को कोई तकलीफ ना पहुंचा रहा हो, प्रोड्यूसर्स भी सही रहें, इंटरनेशनल सेक्टर से हमें फ़ायदा हो रहा हो, कोई नुकसान ना हो रहा हो। तो वो एक बड़ा लंबा चौड़ा गवर्नमेंट के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसमें हम कुछ टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ जो बुक में मौजूद है, ताकि कि आपको वो टर्म्स जो हैं वो मुश्किल ना लगें। कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पूरे मुल्क में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, या टोटल पूरे मुल्क में कितने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हो रहे हैं पूरे मुल्क में मिलाकर सब कुछ, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। चारों सेक्टर का अलग अलग निकालते हैं। कंज्यूमर्स कितना कंज्यूम करते हैं उसको हम सी कह देते हैं। ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया जाता है, कितना नई मशीनरीज के ऊपर खर्चा किया जाता है उसको हम आई इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। कितना गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी पे खर्च कर रही है उसको जी कह देते हैं। कितना एक्सपोर्ट करते हैं हम, कितना सामान हमारा बाहर की तरफ गुड इम्पोर्ट किया जा रहा है, बाहर वाले हमसे इम्पोर्ट कर रहे हैं, नहीं एक्सपोर्ट हैं कर रहे हैं, तो हम उसको एक्सपोर्ट कह देते हैं। बाद उसको नेट एक्सपोर्ट के थ्रू भी निकाला जाता है, जो कि ज़्यादा बेहतर तरीका है। इसकी डेप्थ में मैं बाकायदा जाऊंगा, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट को ना एनएक्स लिखते हैं। ये हम निकाल सकते हैं पूरे मुल्क में कितने खर्चे होते हैं, टोटली पूरे मुल्क में हमारे क्या खर्चे टोटल होते हैं, कंज्यूमर्स कितना खर्च करते हैं, प्रोड्यूसर्स कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना खर्च करती है, और नेट एक्सपोर्ट हमारी कितनी है। इसी तरह से हम यूं भी देख सकते हैं, इसको बड़ा रट लेते हैं हम लोग, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, कि पूरे मुल्क में कितनी इनकम्स हो रही हैं। तो उसमें वेजेस निकाल लेते हैं, रेंट निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट निकाल लेते हैं, टैक्सेस निकाल लेते हैं, ये सब कुछ चीज़ें निकालते हैं। इनकम्स हैं ये, टैक्स गवर्नमेंट की इनकम है, और वेजेस जो हैं वो लेबर की इनकम है, और रेंट जो है वो लैंड की इनकम है, वगैरह वगैरह। तो पूरे मुल्क के तमाम टोटली ओवरऑल कितने खर्चे हो रहे हैं लोगों के, पूरे मुल्क में मिला जुला के कितनी गुड्स एंड सर्विसेज कितनी कीमत की प्रोड्यूस की जा रही हैं, ये भी मालूम किया जा सकता है। बड़ी एस्टॉनिशिंग और बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पूरे मुल्क के एक एक फ़र्द को मिला लें कि वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है। उसमें टोटल नेशनल प्रोडक्शन है, पूरे मुल्क की चीज़ें प्रोड्यूस होने में लोगों का कितना कितना किरदार, कितना कितना हाथ है, और सब लोगों को मिला लें तो हमारे मुल्क में कितना प्रोड्यूस होता है। इसकी आसान मिसाल ये है कि बहुत इजीली समझ में आ सकता है कि मैं कहूँ कि मैं एक शहर में रहता हूँ, लेट सपोज मैं गुजरांवाला में रहता हूँ, गुजरांवाला में चावल प्रोडक्शन होती है। मैं हर हर गांव, हर हर खेत में जाके पूछ लूँ कि इस साल आपने कितना चावल प्रोड्यूस किया, तो मैं बता सकता हूँ गुजरांवाला की चावल की प्रोडक्शन कितनी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बताया जा सकता है कि पूरे मुल्क में ओवरऑल एक साल में कितना कुछ प्रोड्यूस किया गया, सब कुछ मिलाकर, स्टील मिल की स्टील से लेकर, और पीआईए की सर्विसेज ऑफ सर्विस प्रोडक्शन से लेकर जो उन्होंने एयरलाइन में दी, और एक छोटे से बार्बर की नाई की सर्विसेज से लेकर, और एक आम छोटे से रिटेलर की सर्विसेज से लेकर, और एक बस ड्राइवर की सर्विसेज से लेकर, और एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री की प्रोडक्शन से लेकर, हर हर चीज़ को टोटल करके हम ये बता सकते हैं कि इस मुल्क में पूरे साल में कितने गुड्स, कितने रुपए के गुड्स, कितने डॉलर्स के गुड्स प्रोड्यूस किए गए, गुड्स एंड सर्विसेज। ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को कहने के बहुत सारे स्टाइल हैं, और ये आगे आएगा। अभी अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए इसको इतना हैवी ना लें।
कि पूरा मुल्क आपका कितना प्रोड्यूस करता है, कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, इसको देखने के, इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। फ़िलहाल आसानी के लिए सिर्फ मैं एक नाम आपको बताता हूँ, वो है जीडीपी। इसका मतलब होता है ग्रॉस ओहो डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब होता है मैं भी नहीं बता रहा, इसका मतलब मैं पूरा आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो बस सिर्फ एक नाम समझ लें कि पूरे मुल्क ने कितना कमाया। तीन एंगल हैं, कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना बनाया। तीन एंगल से देखा जा सकता है। और मजे की बात यह कि तीनों के आंसर्स तकरीबन सेम आते हैं। जितना बनाया, जिस किसी ने बनाया तो किसी ने खाया, कितना प्रोड्यूस किया, कितना खर्चा किया और कितना कमाया, ये ऑलमोस्ट सेम आंसर आते हैं तीनों के जब आप पूरे साल का निकालते हैं। क्योंकि जाहिर है बड़ी आसान सी बात समझ में आ रही है ना, एक ने चावल बनाए तो दूसरे ने खरीदे, तो अगर प्रोडक्शन निकालेंगे तो प्रोडक्शन भी उतनी आएगी, एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर भी उतना आएगा। तो हम कहते हैं कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। तो आप पूरे मुल्क की प्रोडक्शन निकाल लो या पूरे मुल्क की एक्सपेंस निकाल लो या पूरे मुल्क की इनकम निकाल लो, ये तीनों एक ही बात होंगी। ये कहलाती है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कि ये अंदाज़ा लगाना कि पूरे मुल्क ने इस साल कितना प्रोड्यूस किया या कितना एक्सपेंड किया या कितनी इनकम कमाई। ये हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। नेशनल इनकम को गिनने के तरीक़ों में से एक तरीका ये भी है कि जीडीपी निकाला जाए। और जीडीपी निकालने का तरीका होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स को ऐड कर लिया जाए। लेकिन ये सब कुछ कैसे ऐड होगा, क्या होगा, इस पर हम पूरा एक अलग से डिस्कशन करेंगे। सिर्फ नाम आसानी से समझ लीजिए कि जब मैं जीडीपी कहूँ तो आप समझ लीजिएगा पूरे मुल्क में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, या पूरे मुल्क में कितना खर्चा हो रहा है, या पूरे मुल्क की कितनी इनकम है। नेशनल इनकम की बात हो रही है। तो जाहिर है गवर्नमेंट का एक एम होगा कि यार ये जीडीपी बढ़ना चाहिए। जब ये जीडीपी बढ़ेगा, इसका मतलब है कंज्यूमर के पास ज़्यादा वेजेस आएंगी, ज़्यादा रेंट आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट आएंगे, तो कंज्यूमर खुशहाल होगा। जब कंज्यूमर ज़्यादा खुशहाल होगा तो वो ज़्यादा प्राइस पे कर सकता होगा, ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, प्रोड्यूसर खुशहाल होना शुरू हो जाएगा, प्रोड्यूसर मज़ीद चीज़ें बनाएगा और चीज़ें बेचेगा और खुशहाल होगा। जब ये दोनों ज़्यादा कमा रहे होंगे, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास टैक्सेस ज़्यादा आएंगे। जब गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करेगी तो खुद ब खुद वापस इकोनॉमी में खर्च करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर करने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे, वो ईजिली मैनेज कर सकती होगी। ऐसा मुल्क जो बहुत कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो खुद ब खुद इंटरनेशनल सेक्टर चाहेगा कि हमें भी भाई कोई अच्छी चीज़ें बेचो। तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हालत में होगी अगर इकोनॉमी की नेशनल इनकम बढ़ रही हो। बिल्कुल ऐसे ही आपने ऊपर रख के सोचिए कि अगर आपके अब्बू की इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके घर के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वैसे पहले से बड़ी गाड़ी आ जाएगी, पहले से ज़्यादा एसी लग जाएंगे, पहले से ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर सकते होंगे, पहले से बेहतर खाने खाएंगे, पहले से ज़्यादा बर्गर्स खा रहे होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे घर की इनकम बढ़े, यानी हमारी नेशनल इनकम बढ़े, यानी हमारा जीडीपी बढ़े, यानी हमारी कंजम्पशन भी बढ़े, इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े, इंपोर्ट भी बढ़े, एक्सपोर्ट भी बढ़े, सब चीज़ें आगे बढ़े। तो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है जिसको हम मिला के कहते हैं कि इकोनॉमी में ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। हम अपने दूसरे टॉपिक पे अब आए हैं भाई। गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होगा कि हमारी इनकम का बढ़ना। इसी का मतलब है कि नेशनल इनकम को बढ़ना, यानी जीडीपी का बढ़ना। और भी नाम रख सकता हूँ मैं, एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम हैं। तो इन चीज़ों का बढ़ना, इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आना। फिर इसके अलावा भी गवर्नमेंट के कुछ टारगेट्स हैं कि सिर्फ मुल्क की तनख्वाह ना बढ़ रही हो, अमाउंट ना बढ़ रही हो, एक्सपेंडिचर ना बढ़ रहा हो, बल्कि मुल्क में जो बेरोज़गार लोग हैं वो कम हो रहे हों, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही हो। और हमारे मुल्क में एक और गवर्नमेंट का टारगेट है कि महंगाई कम हो रही हो। जाहिर है जब महंगाई बढ़ेगी तो उल्टा चक्कर शुरू हो जाएगा। महंगाई बढ़ेगी तो कंज्यूमर भी तकलीफ में आएगा, कंज्यूमर तकलीफ में आएगा, प्रोड्यूसर तकलीफ में आएगा, प्रोड्यूसर तकलीफ में आएगा तो गवर्नमेंट, दोनों सेक्टर्स की वजह तकलीफ में आएगी। ये चीज़ें महंगी बनेंगी तो एक्सपोर्ट नहीं होंगी, क्योंकि बाहर वाले कहेंगे इतनी महंगी चीज़ें तो हम नहीं खरीदते भाई। तो महंगाई कम से कम रहे ताकि चीज़ें सस्ती हों, तो कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करे, कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा होगा, प्रोड्यूसर ज़्यादा फ़ायदा होगा तो गवर्नमेंट को दोनों सेक्टर्स की वजह से फ़ायदा होगा। ये देखें, ये मेरी जो कहानी, चक्कर की कहानी है ना, याद होनी चाहिए आपको।
कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूसर ज़्यादा फायदा उठाएगा, प्रोड्यूसर ज़्यादा फायदा उठाएगा, कंज्यूमर प्रोड्यूसर के ज़्यादा फायदा उठाने की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर को ओवरऑल टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे। जब टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे तो वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर सकेगी ताकि लोगों की वेलफेयर बढ़ सके। इधर चीज़ें सस्ती होंगी तो ऑटोमेटिकली बाहर वाले कहेंगे यार बड़ी सस्ती चीज़ें इनके मुल्क में, हम खरीद लेते हैं इन लोगों से चीज़ें, तो आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो जनाब इन्फ्लेशन कम करना गवर्नमेंट का टारगेट है। अनएम्प्लॉयमेंट कम करना क्यों टारगेट है? कि भाई जब लोगों के पास नौकरी नहीं होगी तो लोग बेचारे बेरोजगार होंगे, वो जराइम पेशा हो जाएंगे, उनको उनको अपना गुजर बसर करने के लिए जो है वो पैसे नहीं मिल रहे होंगे, उनके बच्चे बेचारे भूखे मरेंगे। तो ये हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम कम करें एज ए गवर्नमेंट। इसी तरह से गवर्नमेंट की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी या गवर्नमेंट एक और अपना एम बनाती है कि किसी ना किसी सूरत ऐसा हो कि जो कुछ हम बाहर वालों को बेच रहे हों वो ज़्यादा हो और जो कुछ हम बाहर वालों से मंगाते हों वो निस्बतन कम हो। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के साइज़ में इस तरह का फ़र्क हो, कुछ ना कुछ। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आप इंपोर्ट करो ही नहीं, इसलिए कि सब कुछ आप बना सकते नहीं हो, बल्कि बेवकूफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल आपके बराबर वाले मुल्क में तेल के 50,000 कुएं हैं, वो तेल बेहतरीन निकालते हैं। आपके मुल्क में मछली इतनी आती है कि दुनिया भर में कहती है कि वाह क्या मछली है आपकी। अब आप तेल के कुएं खोदने की कोशिश कर रहे हो जो कि आपको मिल नहीं रहे, क्यों ना आप मछली पे ज़्यादा फोकस करो, उनसे तेल मंगा लो। तो इंटरनेशनल ट्रेड तो बहुत अच्छी चीज़ है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके जो चीज़ आपके पास अच्छी नहीं है वो बाहर से ले लो, जो चीज़ आपके पास अच्छी है वो बाहर वाले आपसे ले लें। लेकिन ऐसा ना हो कि हर चीज़ आप बाहर से ही ले रहे हो और आप कुछ नहीं दे रहे, तो थोड़े दिन में आप मकरूज हो जाओगे। हमारे मुल्क के साथ जो होता है कि हम बाहर से सब कुछ मंगाए चले जाते हैं और हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है, हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सके। ये गवर्नमेंट का काम था कि हमें इस काबिल बनाती कि हम जो है वो चीज़ें एक्सपोर्ट भी कम अज़ कम उतनी करते जितनी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट हमारी इम्पोर्ट से ज़्यादा ही होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड और पेमेंट्स में बैलेंस होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड ट्रेड। ठीक है, ये इंटरनेशनल गवर्नमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड कायम रहना चाहिए। ठीक है, स्टेबल रहना चाहिए। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स पे अलग से पूरे पूरे चैप्टर्स मौजूद हैं। इकोनॉमी क्या होती है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, क्यों कम होती है, कैसे कम नहीं होती। एक प्रॉब्लम लोगों को ये लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि हम अगर किसी एक चीज़ को टारगेट करेंगे तो दूसरी चीज़ ज़रूर हिट होगी। मिसाल के तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की कोशिश करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलें। जब बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो बहुत सारी डिमांड क्रिएट होगी। अब पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, पैसे आ रहे हैं, लाओ हमें। जब वो पैसे ज़्यादा उनके पास आएंगे, वो डिमांड ज़्यादा क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ों के ऊपर प्राइसेस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएंगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम करो, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन कम करो, चीज़ों की कीमतें कम करवा दो, प्रोड्यूसर का इंसेंटिव खत्म हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो ये भी एक मसला है कि आपको ये लगता है कि पॉलिसीज गवर्नमेंट जब अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश करती है तो बाज़ औक़ात कॉन्फ्लिक्ट आता है। ठीक है, ये ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट इन क्या कहें, एम्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट ये हमेशा का झगड़ा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कम करो, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन कम करो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। लेकिन इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये आपस में झगड़ेंगे ही। जब भी इन्फ्लेशन को कम करेंगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ज़रूरी नहीं है। बल्कि ऐसी पॉलिसीज़ हो सकती हैं जो कुछ इस तरह से डिज़ाइन की जाए कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोलेबल लेवल तक नीचे आ जाए। थोड़ी बहुत हो, बुरी ना लग रही हो, बिल्कुल ज़ीरो ना कर दें। और अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोलेबल लेवल्स तक जो है या हमारे उस लेवल्स तक आ जाए जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल रेंज है कि चलो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट होना में हम गुजारा कर लेंगे। गवर्नमेंट उन लोगों को कुछ पैसे दे देगी जो अनएम्प्लॉयड हैं, इतने कम अनएम्प्लॉयड हैं कि उनको तो हम संभाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, उन लोगों को तो हम फ्री में चीज़ें दे देंगे।
तो वो एक एक्सेप्टेबल लेवल तक ले आए अनएम्प्लॉयमेंट को और इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े। ये ट्राई किया जा सकता है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। और गवर्नमेंट अपने इन पॉलिसीज़ को हासिल करने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन एम्स को पूरा करने के लिए दो तरह की पॉलिसीज़ नॉर्मली यूज़ करती है। ये आखिरी बात है हमारे आज की, फिर हम ख़त्म करते हैं। और वो पॉलिसीज़ हैं डिमांड साइड पॉलिसीज़, डिमांड साइड पॉलिसीज़ और सप्लाई साइड पॉलिसीज़। ऐसी पॉलिसीज़ जो कंट्री की डिमांड के ऊपर कंट्रोल करें, जैसे कि टैक्स लगा दिया आपने, आपने कंजम्पशन, डिमांड के अंदर कंज्यूमर को कंजम्पशन बढ़ा दी, कंजम्पशन कम कर दी, इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, इन्वेस्टमेंट कम कर दी। ऐसी तमाम पॉलिसीज़ जो डिमांड सप्लाई के कर्व में डिमांड को बढ़ाने या डिमांड को कम करने का बायस बनती हैं, उनको डिमांड साइड पॉलिसीज़ कहते हैं। और अगेन इसके ऊपर पूरा एक अलग से चैप्टर है। और सप्लाई साइड पॉलिसीज़ वो होती हैं जो कि इकोनॉमी की प्रोडक्शन को बढ़ाती या प्रोडक्शन को खींचती है, कम करने के का बायस बनती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्स लगा दिया बिजली के बिल पे कंज्यूमर्स के ऊपर, तो डिमांड साइड पॉलिसी होगी। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी बिजली के बिलों पे प्रोड्यूसर्स को, ये सप्लाई साइड पॉलिसी हो जाएगी। तो आमतौर पे चीज़ें वही होती हैं, लेकिन वो किसके लिए वो रूल बनाया गया है उससे भी ये तय हो जाता है कि पॉलिसी डिमांड साइड है या सप्लाई साइड है। तो यूं गवर्नमेंट के पास डिमांड साइड और सप्लाई साइड पॉलिसीज़ होती हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, जिनकी मदद से हुकूमत इन मसलों को हल करने की कोशिश करती है कि इन्फ्लेशन कैसे कम हो जाए, जीडीपी कैसे ग्रो करे, यानी नेशनल इनकम बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े हमारे मुल्क में, हम किस तरह से वो मराहत दें कि जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़े। अच्छा, एक हमारा एम और एम्बिशन, हमने ओवरऑल एक एम एंड एम्बिशन और होता है, इसको हम कहते हैं वेलफेयर। ये भी गवर्नमेंट का एक एम होता है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, इन्फ्लेशन कम हो, इन सब के पीछे ना जो हाथ है वो ये गवर्नमेंट चाहती है वेलफेयर बढ़े, लोगों की भलाई बढ़ जाए। तो इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करती है, मुख्तलिफ तरह की पॉलिसी अडेप्ट करती है। उन पॉलिसी पर हम बात करेंगे, लेकिन नॉर्मली उन पॉलिसीज़ को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। और जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ डिमांड साइड, तो इसका मतलब होगा कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि ख़र्चे कैसे कम किए जाएँ लोगों के या अपने, और इंटरेस्ट रेट नॉर्मली से कंट्रोल किया जाए, उसकी मदद से कुछ इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल किया जाए। सप्लाई साइड पॉलिसी जनरली जो होती है वो इस तरह की होती है जिससे प्रोडक्शन बढ़े मुल्क में, और सप्लाई साइड पॉलिसीज़ के थ्रू एक पूरा रजीम है गवर्नमेंट का। बस इसमें गेम क्या होता है कि डिमांड साइड पॉलिसीज़ ज़्यादा जल्दी असर करती हैं और सप्लाई साइड पॉलिसीज़ थोड़ा देर से असर करती हैं। देर से असर करती हैं लेकिन असर देरपा होता है, जल्दी असर करती हैं लेकिन जल्दी ही इनका असर ख़त्म भी हो सकता है, हो जाता है। अगेन तफसील से हम बात इंशाल्लाह इनके चैप्टर्स में करेंगे। तो ये ओवरऑल एक जल्दी से मैं क्विक ओवरव्यू दे दूं, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। हमने आज बात की, यहाँ से शुरू की, हमने कहा भाई गवर्नमेंट के की भी इकोनॉमी में एक इन्वॉल्वमेंट है। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से होती है और उसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं समझा हमने, यानी गवर्नमेंट का रोल क्या है, क्यों इन्वॉल्व है, और जो वो इन्वॉल्व है तो उसमें उसके एम्स क्या हैं हमने देखा। तो गवर्नमेंट के इन्वॉल्व होने की यानी रोल्स की गवर्नमेंट की हमने बात की। तो गवर्नमेंट एज एन एम्प्लॉयर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रोवाइडर, एज अ कंज्यूमर, एज अ रेगुलेटर, एज अ टैक्स सेटर एंड कलेक्टर, और फिर गवर्नमेंट की मुख्तलिफ फॉर्म्स, लोकल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, ये सब कुछ हमने आज देख लिया कि गवर्नमेंट के क्या क्या रोल्स हैं इकोनॉमी में। फिर हमने ये देख लिया कि गवर्नमेंट के इकोनॉमी के ओवरऑल सेक्टर्स कितने होते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, और थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, और फोर सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, और ओपन इकोनॉमी किसे कहते हैं, और ये आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और इन सब को मिला के नेशनल इनकम बनती है। जिसके बाद हमने कहा कि गवर्नमेंट के जो एम्स हैं वो चार पांच हैं कि गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमी बढ़े, लोगों की इनकम्स बढ़े, टोटल ओवरऑल पूरे मुल्क की इनकम बढ़े, नेशनल इनकम ग्रो करे, जीडीपी ग्रो करे, एक ही बात है। गवर्नमेंट चाहती है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी कम हो, गवर्नमेंट चाहती है इन्फ्लेशन कम हो, गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट्स बढ़ें, इम्पोर्ट कम हो, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो, और गवर्नमेंट चाहती है वेलफेयर बेहतर हो, मुल्क के में लोगों के रहने वालों के हालात बेहतर हो, सेहत बेहतर हो, रोज़गार बेहतर हो, वगैरह वगैरह।
तो गवर्नमेंट ये सब कुछ जो चाहती है इसको पूरा करने के लिए उसके पास दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, डिमांड साइड पॉलिसीज़ और सप्लाई साइड पॉलिसीज़। मुख्तलिफ तरह के एक्शंस हैं, जैसे कि टैक्स लगा देना कंज्यूमर के ऊपर, जैसे कि सेल्स के ऊपर टैक्स लगा देना, जैसे इनकम्स के ऊपर टैक्स लगा देना, जैसे कि अपना ख़र्चा किसी ख़ास एरिया में ज़्यादा करना शुरू कर देना, सड़कें बना लेना कुछ ख़ास इलाक़ों में जहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ों की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, वहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें बना दी। एक जगह जी हमारे पास माइंस मिली हैं, वहाँ माइंस से बड़ा ज़बरदस्त हमारे पास जो है वो संगमरमर दरियाफ्त हुआ है, क्यों ना वहाँ से सड़कें बना दी जाएँ। ये सप्लाई साइड पॉलिसी थी। अब सड़कें बनने में साल हर साल लगेंगे, लेकिन जब वो बन जाएंगी तो पूरे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। तो सप्लाई साइड पॉलिसीज़ के बारे में मैंने कहा कि वो देर में उनके रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन देर तक आते रहते हैं। इसी तरह से डिमांड साइड पॉलिसी है, खट से किसी चीज़ पे टैक्स लगा दिया है, खट से पेट्रोल महंगा कर दिया ताकि पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाए, तो खटाखट उसका इफेक्ट आता है, लेकिन फिर जल्दी ही उसके इम्पैक्ट्स नेगेटिव भी आना शुरू हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट मिक्स ऑफ पॉलिसीज़ यूज़ करती है, डिमांड साइड सप्लाई साइड्स, ताकि मिलजुल के कुछ ना कुछ करके एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, इन्फ्लेशन कम हो जाए, इकॉनमी ग्रो करना शुरू कर दे और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और इम्पोर्ट कम हो जाए। तो जनाब ये कहानी थी थोड़ी सी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों होती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन किस तरह की होती है, गवर्नमेंट की किस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। मज़ीद तफसील है इन पॉलिसीज़ में, डिमांड साइड पॉलिसीज़ सप्लाई साइड पॉलिसीज़ के अंदर मज़ीद तफसील है, जिसको हम कहेंगे उसमें कुछ कहीं कहीं जिक्र आएगा जी मॉनेटरी पॉलिसी, पैसों के हवाले से पॉलिसी, और आपकी फिस्कल पॉलिसी, और आपकी जो है वो सप्लाई साइड पॉलिसी। इनको हम मज़ीद तफसील से डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में। पूरे पूरे चैप्टर्स हैं इन तमाम बातों पे जो हमने एक एक करके डिस्कस किए। तो होपफुली व्हेन विल रीच देयर विल डिस्कस देम इन डिटेल। आई होप कि जो कुछ मैंने आज पढ़ा दिया वो अच्छे समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे इस बारे में बात करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड पॉलिसी वगैरह क्या होती हैं, और किस तरह से मिल के डिमांड साइड और सप्लाई साइड को कंट्रोल करके इकानमी को आगे बढ़ाने में मदद देती हैं। ठीक है जी, ओके। तो उम्मीद है आपसे हमारा ये इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा होगा और जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।